तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आईएस खुरासान मॉड्यूल के 2 लोग एंटी सीएए प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे थे, जो उनसे मैसेजेस मिले हैं, और जिस तरह से पीएफआई के एक वर्कर को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से, उसके बाद क्या पीएफआई और आईएस के लोग दिल्ली में हिंसा को भड़काने में या तो सूत्रधार थे या इंस्ट्रूमेंट थे, ये देखने की बात है। और इस पर आगे भी बहस चलेगी, आगे भी जांच चलेगी। सीधे चलता हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। जनरल साहब, 15 दिसंबर के बाद से एक नैरेटिव खड़ा हो गया कि इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर सीएए कानून के बाद। आप खुद जानते हैं वहां की परिस्थितियां, आप बांग्लादेश वॉर भी आपने देखी है, आपने जम्मू कश्मीर के हालात भी देखे हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जिन मुसलमान जो बाहर से आए हैं उनको नागरिकता की सीएए देने में बात हो रही है कि भाई मुसलमान लोग जो वहां से आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाए। हालांकि हमारे यहाँ कोई ब्लैंकेट बैन किसी कोई मुसलमान नागरिकता लेता है उस पर नहीं मिला है, लेकिन सीएए ने जो अल्पसंख्यक है इन देशों के, उनको सहूलियत दी है, उनको कुछ नियमों में रिलैक्सेशन दिया है सीएए के हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या यह नैरेटिव खड़ा करने के लिए ठीक है कि अत्याचार हुआ है भारतीय मुसलमानों के साथ सीएए कानून के जरिए? आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए साहब, जो कि सीएए कानून है, मेरी नज़रों में वो एक यथार्थ को, एक रियलिटी को रिकग्नाइज करता है कि जो अल्पसंख्यक, मान लीजिए हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में 14% थे, आज 1.5% रह गए। ये आंकड़े क्या बोलते हैं साहब? कोई जुल्म हो रहा है कि नहीं? जब हम बांग्लादेश युद्ध में थे तो उस वक़्त बांग्लादेश के अंदर जो है 3 मिलियन बांग्लादेशी मारे गए थे, 1 मिलियन औरतों की असमत लूटी गई थी और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ भारत में धकेल दिए गए थे, जिसमें से अधिकांश आप जानते हैं किस समुदाय के थे। आप जानते हैं किस समुदाय के थे। जब इस तरह का कत्लो गारत हो भारतीय मूल के लोगों पर, इंडिक लोगों के ऊपर, तो उनको पनाह देना तो एक आपका बिल्कुल फर्ज बन जाता है। वो जागर त्रासदी उनके साथ नहीं हुई हो तो वो क्या भाग के आते इस तरह? कौन अपना घर छोड़ता है? लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको आपने बिल्कुल ही और चीज़ों से, अफवाहों से जोड़कर एक नैरेटिव क्रिएट किया है पैनिक का, जो कि सीधे साधे लोग भी जिस नैरेटिव में गुमराह हो जाते हैं, उनको बेवजह उनको घबराया जाता है, उनको पैनिक में डाला जाता है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, वहां मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयानों के मुताबिक तेजाब के पैकेट्स पाए गए, पत्थर और ईंटें बाहर से ला के स्टोर किए हुए थे छतों के ऊपर, घरों की मंजिलों, कोई खास लोगों के घरों की मंजिलों के ऊपर। वहां पे स्लिंग शॉट्स बनाई हुई थी पुलिस से लड़ने के लिए, टू फाइट पिच्ड बैटल्स विद द पुलिस। प्लीज देखिए, और अभी जैसे मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आपको मोटिव ढूंढना है कि भाई आप कह रहे हैं कि फला फला बीजेपी वाले ने कराया, इसने कराया। जब कोई इतना बड़ा डिग्नेटरी भारतवर्ष दिल्ली में आ रहा है, मोदी सरकार की इज्जत का सवाल है, उस वक्त क्या उनकी पार्टी के लोग इस प्रकार के दंगे ऑर्गेनाइज करेंगे? और इतना सुनियोजित तरीके से वो महिला कुछ आंकड़े दे रही थी। आई वुड रादर गो बाय द स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय द पुलिस। लेकिन अगर आप पुलिस से झड़प करने की प्लान बनाएं, उसके लिए तेजाब और पत्थर और ईंटें जमा करें, उसके लिए स्लिंग शॉट्स बनाएं, चाकू कट्टे लाएं, तो वो तो आप युद्ध कर रहे हैं। और फिर युद्ध में अगर आप वो आर्म्ड पुलिस के साथ करेंगे दंगे, इस प्रकार के लड़ाई, हेड ऑन बैटल, तो नेचुरली आपकी कैजुअलिटी ज्यादा होगी। ठीक है डॉक्टर भाई, मैं मौलाना साहब को ले लूं। आपने 2 बार बोले। मौलाना साहब जवाब दीजिए। छोटा सा जवाब आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। उन्होंने बड़े वैलिड सवाल उठाए और देश जानना चाहेगा कि आपका क्या व्यू है इस बारे में। मौलाना साहब देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है, मैं साथ लाया हूं, कोई सबूत नहीं मिला है। जब वो जो है चल रहे हैं जो है वो छत पे, वहां कुछ नहीं था, जब वहां से निकल गए तब है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये जांच का विषय है, और ये जो सिद्ध हो जाएगा अपराधी उसको सजा दीजिए। मैं इसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे करना चाहता हूं। जांच का विषय भी है, बचा भी रहे हैं। जब वो चल रहा है तो छत पे कुछ नहीं है। आपने माइक्रोस्कोप से देख लिया, छत पे कुछ नहीं था। दोषी जब सिद्ध हो जाए तो उसको सजा दीजिए। मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश
पाकिस्तान से आप जो है बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब वहां अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो हम उसको शहरियत नहीं दिला रहे। आपने जो संविधान पे हमला किया है, भेदभाव पैदा करके धर्म और समुदाय के आधार पे, उसके खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन चला रहे पर हैं। सवाल मौलाना साहब, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए क्यों आंदोलन चला रहे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए तो कौन सीए से कौन आएगा? हिंदुस्तान कौन आएगा? हिंदुस्तान के आदमी से सीए का क्या लेना देना? बताइए ना। आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए करके उसकी आत्मा को खत्म किया है, उसके खिलाफ चल रहा है। माना मैंने आपकी बात, आप बोल रहे हैं आत्मा, आप बताइए ना, अगर मुसलमानों को भी जोड़ दिया जाता है, सबको दीजिए, कानून बना हुआ, इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। जीडी बख्शी साहब, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, मैं रोक दूंगा आपको। जीडी बख्शी साहब ने कहा कि किसकी साजिश थी। नुमानी साहब एक मिनट, नुमानी साहब एक मिनट, केंद्र को अधिकार मिला हुआ है। अरे एक मिनट, किसकी साजिश तो मैं बताता हूं। बीजेपी के अंदर खाने एक गुट मौजूद है जो मोदी जी की छवि को खराब करना चाहता है, उन्हीं की साजिश थी दिल्ली में दंगा को करवाना। अब समझ लीजिए आप यही वो तत्व है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के युवराज के मुकाबले की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब करने के लिए एक गुट मौजूद है जिसको मोदी जी ने हाशिए पर ला दिया है। वो नहीं चाहता है मोदी जी की अंतरराष्ट्रीय छवि अच्छी हो, इसलिए उन्होंने ऐसे क्या लॉजिक लाते हैं डॉक्टर शोएब जमाई? कपिल मिश्रा जैसे लोग एकमात्र सिर्फ मोहरा है, उसके पीछे बहुत बड़ी गुट है। आप जानिए शोएब जमाई जी, बांग्लादेश की बात कीजिए ना बाहर निकला भाई, 1 करोड़ लोग बोले, आपके एनआरसी ने 13.5 लाख हिंदू निकल आए, 6.5 लाख मुसलमान निकल आए। कहां गए वो करोड़ों लोग जिनके बारे में बख्शी साहब बात कर रहे हैं? चलिए बख्शी साहब, मैं फिर आपके पास चलता हूं। आपके 10 सेकंड हो गए, आपके 10 सेकंड हो गए। जैसे 23% से 1.5% की बात। वेदभूषण साहब के पास आऊं, मैं एक बयान को लेकर आ रहा हूं, फिर वेदभूषण साहब के पास आऊंगा। शोएब जमाई जी, ये जबरदस्ती करके हक मांगना टाइम का, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये वही हो रहा है जो शाहीन बाग में हो रहा है। शाहीन बाग मेरे स्टूडियो को मत बनाइए। और दूसरी बात, जब आप ये थ्योरी देंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बीजेपी का एक धड़ा है, जब अपने शाहीन बाग बन जाएगा, जब अपने कांच के सामने खड़े होंगे ना, पत्रकारिता होगी, उसी दिन लोकतंत्र हमारा मजबूत हो जाएगा। जिस दिन शोएब जमाई इस देश में सांसद बन जाएंगे, उस दिन देश में लोकतंत्र आ जाएगा। क्योंकि हर आदमी अपना सोचता है ना शोएब जमाई साहब, आप अपनी सोच रहे हैं, देश की थोड़ी सोच रहे हैं। मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी साहब, ये जो नैरेटिव हो रहा है कि मुसलमानों के साथ सीएए में अत्याचार हो गया, वो भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, और किसके लिए बात कर रहे हैं? संविधान पे हमला हुआ। अरे तो मुसलमानों के नाम पर ही संविधान पे हमला हुआ ना। मौलाना साहब, मुसलमानों के नाम पर ही ना, मुसलमान नहीं जोड़े। मैं बख्शी साहब के पास जाता हूं। ये मुसलमानों का है, वो समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। समाज को बांटने, संविधान बनाम सरकार मामला है। और भाईजान जरा मेरी भी सुन लीजिए। अच्छा एक मिनट प्लीज, सब सिर्फ बख्शी साहब बोलेंगे, फिर मैं अमानतुल्लाह के बयान पे आऊंगा। बख्शी साहब, बख्शी साहब के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, वो पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। देखिए साहब, जहां तक सीएए का सवाल है, ये जो इंडिक मूल के लोग हैं, वहां पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो प्रताड़ित हैं, केवल उनके लिए है, केवल उनके लिए है कि वहां के हिंदू, वहां के सिख, वहां के ईसाई, वहां के जैन जो प्रताड़ित हैं, इन इस्लामी बहुल देशों में जो कि इस्लामी स्टेट कहते हैं, जवाब दीजिएगा और वहां आप जानते हैं ब्लास्फेमी लॉज और कितने कितने वहां पे जो वारदात हुए हैं, उनसे प्रताड़ित भारतीय मैं इंडिक मूल की बात करता हूं। इसका किसी इंडियन सिटीजन से क्या लेना देना? प्लीज मेरे को समझा, थोड़ा तो लिहाज करें हम उम्र का और उनके ओहदे का। मौलाना साहब प्लीज। देखिए साहब, मैंने बड़ी तहजीब से जब आप तकरीर कर रहे थे सुना। की रिपोर्ट जो बता रहा है, अब आप प्लीज बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं भी आपको सुनना चाहूंगा, मैं भी आपको सुनना चाहूंगा। देखिए 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 मौलाना साहब, हिंदुस्तान एक जमहूरियत है। हर किसी को हक है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करे, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करे, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट में सड़कों को रोकना, मरीजों को अस्पताल में जाने से रोकना, जो लोग अपना काम करने जा रहे हैं उनको रोकना, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको रोकना नाजायज है, वो नाजायज है। आप भी मानेंगे वो नाजायज है। जहां तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का हक है, हर भारतीय को है,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको है। मैं सहमत हूं आपसे। प्रॉब्लम तब खड़ी बख्शी होती साहब है मेरे को सिर्फ जब इतना ये जवाब यातायात दीजिए रोका कि आप- जाता कि है। आप रास्ते नहीं, रोके इन्होंने जाते हैं। इन्होंने एक और सवाल प्रॉब्लम उठाया तब होती है जब आप दूसरों के कार, दूसरों के स्कूटर जलाते हो। सोच है कह ना, रहे हैं 23% मैं माफ कीजिएगा आप डॉक्टर अपना साहब, मैं स्कूटर आपसे जलाइए सम्मान अगर के साथ आपको बोल इतना रहा हूं। आक्रोश है, आप अपनी कार जलाइए अगर आपको इतना आक्रोश है। तो गॉड से आप मेरी कार, उनकी कार, उनकी कार और स्कूटर मेहनत की कमाई क्यों जला रहे हैं? आप 23% और देखिए, 1.5% का जवाब दीजिए ना बख्शी साहब। आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूं ये डेटा आपके पास कहां से आया कि 23% थे 1.5% हो गए? मुझे बताइए। 19 पाकिस्तान की जनगणना में ठीक है, अब होगा ना सवाल, आपने बहुत देर लिया। बैठे नहीं है बख्शी साहब, संगीत राय जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में। मुझे अगले मुद्दे पर जाना है, इनको भी आईना दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान का सेंसस 1941 का है जो 23% कहता है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे हिंदू उधर से माइग्रेट करके इधर आए हिंदुस्तान में, तब वो 10% हुआ है सर। वो 1947 के बाद नहीं हुआ। आपका आंकड़ा सही है, लेकिन ये बताइए ना देश में आग क्यों लगा रखी है? संगीत राय जी बोलिए। आपका बयान पाकिस्तानी टीवी चलाएगा डॉक्टर शोएब जमाई, पाकिस्तानी 1951 का जनगणना देख लीजिए। वो संगीत राय जी बोलिए। शोएब जमाई का ऑडियो आप कम कर दो भाई, अगर आप संभलेंगे नहीं तो मैं क्या करूंगा। इरफा को भी देख लीजिए, वो उनसे भी झगड़ता हूं मैं, पर वो संयम रखती है। देखिए बार बार ये बातें कही जाती है। ये नैरेटिव, ये विमर्श जो है वो 60 के ही दशक से शुरू हो गया था। भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के बाद 2 दशक तक ये बातें नहीं आई थी। लेकिन आपको याद है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो मुसलमानों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो श्रीमती गांधी से मिला था और अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। और तब से ये बात हम सुनते आ रहे हैं। ये 2020 चल रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ। अरे जहां अत्याचार हुआ है वहां पर भारत और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जहां से हिंदू भाग करके चले आ रहे हैं, वहां उनकी प्रतिशत जरा देख लीजिए किस स्थिति में आकर के हैं। और भारत का मुसलमान जो है वो 8 करोड़ से 16 करोड़ तक पहुंच जाता है, तब भी कहा जाता है कि अत्याचार हो रहा है। एक बात और मैं बहुत विनम्रता से करूंगा, और मैं बाकी लोगों से नहीं कह रहा हूं, नुमानी साहब के लिए मैं कहूंगा। नुमानी साहब आप गौर फरमाइएगा मेरी बात पर। इस्लाम के साथ सह अस्तित्व का रहना एक दुर्लभ चीज है। इस्लाम सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल करता है। दुर्भाग्य, इसमें मुझे बोलने दीजिएगा, आप काट दीजिएगा। मुझे दूसरे मुद्दे पर जाना है। दुनिया में प्रोफेसर रागी, इस पे हम लंबी बहस करेंगे, पूरी इस पे हम लंबी दुनिया बहस में करेंगे। जहां भी आइए मैं इस्लाम सुनाता हूं डोमिनेंस में जो बड़ी बात होती है कपिल मिश्रा के लिए, प्रवेश वर्मा के लिए, अनुराग ठाकुर के लिए, सबको जेल में डालो, सबको जेल में डालो अगर किसी ने कानून तोड़ा है। लेकिन आज अमानतुल्लाह खां का बयान भी सुनिए, और मैं विवेक भूषण जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल गलत हो रहा है। ताहिर हुसैन ने 24 तारीख को बहुत सारे सीनियर अफसरान को फ़ोन किया, उनके रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाला जाए, और उसको निकाला गया, वहाँ से रेस्क्यू किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दिल्ली के फसाद सिर्फ ताहिर हुसैन ने किया हो। कहीं ना कहीं उन लोगों को जो फसादी थे उनको बचाने की एक कोशिश हो रही है, और इस पूरे दंगे को मुसलमानों पर लादा जा रहा है। मुसलमानों की दुकानें जली, ज़्यादातर मौतें मुसलमानों की हुई। ठीक है, हमारी उनके साथ भी जो और दूसरे लोग हैं उनके साथ भी हमारी अफसोस है, उनका दुख है हमें कि जो भी मरा वो इंसान मरा, और इंसानियत का कत्ल करने वाला चाहे कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस दंगे को एक रुख दिया जा रहा है कि जैसे ये पूरा दंगा ताहिर हुसैन ने कराया हो, और जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक उसकी लिस्ट जारी नहीं की कि किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मुझे लगता है कि एक तबके के साथ में, माइनॉरिटी तबके के साथ में ज्यादती हो रही है। तो वेद प्रकाश जी, इस बयान पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कौन सा केस बनता है बताइए? क्या ये बयान भड़काऊ नहीं है? क्या एक बार फिर से नहीं भड़काया जा रहा है लोगों को कि मुसलमानों के साथ अत्याचार दंगों के बाद भी शुरू हो गया? दीपक जी, मैं पहले तो एक अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं यूनाइटेड नेशंस मिशन में रहा हूं। एक साइप्रस एक कंट्री है जी। इस दुनिया के अंदर 23 जगह यूनाइटेड नेशंस के मिशन काम कर रहे हैं। उसमें आप जरा देखिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। वो कहते पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आज की बात बता रहा हूं आपको। 23 कंट्रीज के अंदर जहां यूनाइटेड नेशंस के मिशन चल रहे हैं, उसमें किस वजह से चल रहे हैं, उसमें एक कम्युनिटी कौन है, पूछे इनसे। कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी क्यों है? क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, तमाम पूरे वर्ल्ड का इतिहास देख लीजिए। नंबर 2, अभी आपने बात करी जो
खान साहब की जो आप दिखा रहे थे, अब इसका जो रिमोट कंट्रोल था इन दंगों का, धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। 2 दिन के अंदर जो अरेस्ट हुई हैं, या जो उनके अभी कह रहे थे कि वो इरफा कह रही थी कि वो उस लड़के का, त्रिलोकपुरी वाले का, उससे शाहीन बाग से क्या कनेक्शन। उनकी माँ टेलीविजन पर बोल रही है कि मेरा बेटा वहां खाना देने आता था, उसके बैंक अकाउंट के डिटेल निकाले जा रहे हैं जिससे पैसा बाहर से आ रहा है। आपने बोला कि उसके खिलाफ क्या सबूत है, वो खाना खिलाने आता था, उसकी मां टेलीविजन पर बोल रही है। अब आप सुनिए, जो पाकिस्तान से, जो कश्मीर से जो दंपत्ति पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर शाहीन बाग के अंदर अपना प्रोग्राम चला रहे थे, अपनी मैगजीन छापते थे, उनके तमाम इंस्टाग्राम फेसबुक में जिस तरह की इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें की जा रही है, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है, कौन सा इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं? वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहाँ शाहीन बाग बैठा हुआ है, उसके बराबर का इलाका के वक्त में ताहिर हुसैन के घर की तलाशी ली गई थी, सर्च किया गया था, उसके बाद उसको रेस्क्यू करके दूसरी जगह ले जाया गया। काम कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। डॉक्टर शोएब जमाई, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। शोएब जमाई का ऑडियो बंद कर दीजिए, इनका परमानेंट ऑडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, किसी को आवाज नहीं पहुंचती है। डॉक्टर जमाई कर दिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी से आप उस पर सवाल पैदा कर रहे हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं करते। ये विश्वास करना ही नहीं चाहते। इरफा जवाब दीजिए, इरफा जवाब दे रही है, इरफा जवाब दीजिए, इरफा जवाब दीजिए। आप तो जजमेंट पे पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, आप लोग किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में जो नहीं कहा है वो आपने कहां से बोल दिया? अभी तो आपने जजमेंट लिखना शुरू कर दिया। ये लोग प्रोसीजर के सपोर्ट में दूसरा दिन है हो अरेस्ट सकता का। है इन लोगों ने अरे दिल्ली, दूसरा दिन है अभी तो अरेस्ट का, आप जजमेंट लिख रहे हैं, आप कहां से जजमेंट लिख रहे हैं? आप जजमेंट लिखे तो नहीं होगा, हम जजमेंट नहीं लिख सकते। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो बोलेंगी वो मान लेते हैं, आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अभी इनको दिल्ली के दंगों से कनेक्ट किया ही नहीं, जो सामी मुझे यहीं पे रुकना, मुझे एक मिनट, मुझे यहीं पे रुकना होगा। होली के प्रोग्राम चलना है, हैप्पी होली सबको बोलना है। मैं आखिरी सवाल का जवाब चाहता हूं मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों को भी ले आइए। अगर भारत सरकार नहीं, अरे आपने कहा अभी, और क्या कह रहे थे आप? मैं कहता हूं संविधान में भेदभाव मत कीजिए। नहीं कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बोलता हूं, अगर भारत सरकार जाता है, अगर भारत सरकार चालाकी बहुत बड़ी सही बात है ये, मैं सच बोलने की इनमें हिम्मत नहीं है। इनको हिम्मत, सारे हिंदुओं को ले आइए, इस्लाम पूरी पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को ले आइए। चलिए मैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाता हूं, मैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाता हूं, मैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाता हूं। अगर सीएए में ये प्रावधान हो कि पाकिस्तान से अहमदिया और शिया दोनों को लिया जाए, भारतीय मुसलमान राज्यों का, ये भी गलत है। मैं कहता हूं जो भी मान लीजिए ना, उसको सताए हुए शिया भी है, अहमदिया भी है, मान लीजिए। मैं बोलूंगा कि सरकार ये करे, बोलिए शिया और अहमदिया को ले आए, शिया और अहमदिया को ले आए। दीपक जी 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। दीपक जी 10 सेकंड देखिए, जब दीपक जी आपका नमक लगा दिया, नमानी साहब हैं, जब इन्होंने आरएसएस के ऊपर 8 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जाता था कि साहब ने 8 किताबें लिखी हैं, वो बात ही नहीं है। अरे भाई ये आरएसएस को रग-रग से मुसलमानों को तंग मत कीजिए। नोमानी साहब नोमानी साहब, हमारा आंदोलन सही है। सताए पाकिस्तान में अहमदिया भी जाते हैं, शिया भी जाते हैं। मैंने मौलाना नोमानी से पूछा कि क्या अहमदिया और शिया जो पाकिस्तानी हैं, जिनको सताया जा रहा है, क्या उनको भारत में आने की छूट सरकार सीए के अधीन दे दे? उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स चाहते हैं? पहले उन्हें अपना मन बनाना होगा। सरकार कह चुकी है कि सीएए वापस नहीं होगा, ये लीगल है या इलीगल है सुप्रीम कोर्ट आगे तय कर लेगी। लेकिन जरूरत है इस वक्त इस बात की कि कहीं ना कहीं जो दोनों समुदाय को बीच एक बड़ी खाई हो गई है, उसमें दोनों तरफ अपने टेम्पर को थोड़ा कम करें और एजेंसियों को जांच करने में पूरा सहयोग करें। हमारी खास पेश करना आज के लिए इतना।